तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं उन प्रश्नों। ठीक है, टारगेट हम लोग का 95% है। उसी के बिहाफ पे हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लोगों का टारगेट जो है अचीव हो पाए। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ है। क्वेश्चन नंबर पहले से जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। मैं प्रश्न को आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार प्रश्न याद किए जाते हैं सामाजिक विज्ञान के। बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर हम प्रश्न तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता है, हम कैसे बोर्ड एग्जाम में उस प्रश्नों को लिखें, वो सारे चीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्रश्न का उत्तर बताते जाऊंगा, ये भी बताते जाऊंगा कि याद करने का तरीका क्या है, एग्जाम में कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भारत आने के बाद, जब भारत आने के बाद गांधी जी, जब भारत आए गांधी जी तो कह रहे हैं कि पहला आंदोलन कौन सा था, उन्होंने कौन सा पहला आंदोलन चलाया। गांधी जी जब भारत आए तो पहला आंदोलन कौन सा चलाएं, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए मैं उत्तर लिख के लेके आऊँ बहुत अच्छे तरीके से, भी बताऊँगा कि याद कैसे करेंगे। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट आपको याद करके एग्जाम में लिखना है। तब उत्तर इस प्रकार है कि दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। अब हमसे क्वेश्चन यहाँ हमने पढ़ लिया उत्तर की ये चीज़ है कंडीशन। अब इसमें हमको कौन सा पॉइंट याद करना है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916, पहले सबसे पहले डेट आपको याद होनी ही चाहिए किसी के मस में। तो इस प्रश्न में डेट क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। क्या 1916 ईस्वी में यह सत्याग्रह उन्होंने चलाया। कौन, चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से, चंपारण से। तो चंपारण भी आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया, शुरू किया कहाँ से, तो चंपारण से शुरू किया। और किस सन में, तो 1916 सन में। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उस समय क्या हो रहा था, किसान क्या कर रहे थे, तो यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। ये जो आंदोलन चल रहा था, देखिए कोई भी आंदोलन किसी न किसी विरोध में ही चलता है। तो वहाँ पे जो आंदोलन किसान लोग चला रहे थे 1916 में चंपारण में, तो किसान जो है नील की खेती के विरोध में, नील की खेती हो रही थी, उन्हीं के विरोध में वो लोग क्या चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे सन 1916 ईस्वी में चंपारण में। तो वही चीज़ कह रहा है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, तो यही आपका चंपारण। ठीक है, कौन, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। किस, सत्याग्रह। तो जो आंदोलन चला रहे थे उस आंदोलन का नाम भी तो है, तो कौन सा आंदोलन का नाम है, सत्याग्रह आंदोलन। क्या है, सत्याग्रह। तो यही पॉइंट आपको याद करके जाना है कि दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे गांधी जी तो सन 1916 में, ठीक है, चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। अब वह आंदोलन किस विपक्ष में चल रहा था, तो किसान नील के विरोध में, जो नील की खेती होती है उसके विरोध में आंदोलन चला रहे थे। तो बस याद हो गया ना, बस 1 2 3 4, 3 या 4 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में याद करके जाना है और यही आंसर आपको लिख देना है। आई होप आदि भी हो गया होगा आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं दोनों प्रश्नों को लिख दिया हूँ कि किस प्रकार किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रश्न दूसरा है कि G77 मतलब G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 देशों से आप क्या समझते हैं और G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो बहुत बार प्रश्न इस प्रकार भी पूछा है
और बहुत बार इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा गया है कि G77 संगठन विकासशील देशों ने क्यों बनाया। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा IMP है, तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए, सीख लीजिए कि किस प्रकार इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को तैयार करके जाना है। ये भी याद करना है कि प्रश्न कितने तरीके से पूछ जा रहा है, तो 2 तरीके से पूछा जा रहा है, इस तरीके से और इस, तो दोनों तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि किस प्रकार इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर बड़ा है, क्योंकि यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न 3 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए। यह प्रश्न 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो भाई उत्तर तो बड़ा होगा ही थोड़ा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, कह रहा है उत्तर कि विकासशील देशों को 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से कोई उचित लाभ नहीं मिल सका। इस समस्या को देखते हुए एक नई आर्थिक प्रणाली G77 का गठन हुआ। G77 विकासशील देशों का एक समूह था जिन्हें 1994 में ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिख देना है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट आपको, इतना प्रश्न तो आपको याद होगा नहीं, इतना तो हूबहू याद कभी जीवन में नहीं कर सकते हैं आप। तो इस प्रश्नों को लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन सा फैक्ट याद करना है। पहले आपको याद करना है कि जो विकासशील देशों को किसके दशक में, 1950 और 1960 के दशक में, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी अर्थव्यवस्था से कोई उचित लाभ नहीं हुआ। ठीक है, 1950 और 1960 के दशक में, ठीक है, पश्चिमी अर्थव्यवस्था से कोई लाभ नहीं हुआ। तब लाभ नहीं हुआ, तो इन्हीं को देखते हुए एक नई प्रणाली स्टार्ट किया गया जिसका नाम है G77। क्या? G77 एक प्रणाली स्टार्ट किया गया, मतलब G77 का उन्होंने क्या किया, गठन किया। जब 1950 और 1960 के दशक में लाभ नहीं हुआ, तो एक प्रणाली स्टार्ट हुई G77। ठीक है, अब कह रहा है कि जिन्हें 1994 में, यह डेट आपको याद होना ही चाहिए किसी कीमत में, क्या कह रहा है कि जिन्हें 1994 में क्या, ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। 1994 में एक सम्मेलन स्टार्ट हुआ और उस सम्मेलन में नियम, कुछ ना कुछ नियम दिए गए और उस नियमों से भी क्या हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ उन लोगों को। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। उन्हीं समय जब वह नियम लागू हुआ, उन्हीं समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और विश्व बैंक का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए किसी कीमत पे कि 1950 1960 को पश्चिमी अर्थव्यवस्था में कोई उचित लाभ नहीं हुआ, तो एक टीम तैयार की गया G77। ठीक है, इस टीम तैयार करने के बाद कुछ नियम दिया गया 1994 में, और उस नियम से भी उन लोगों को कुछ लाभ नहीं हुआ। इस नियम के तहत कुछ बैंकों का, मुद्रा कोष और विश्व बैंकों का क्या हुआ, जन्म हुआ, और इन्हीं विश्व बैंकों और मुद्रा को, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की क्या कहा जाता है, जुड़वा संतान भी कहा जाता है। बस यही टॉपिक आपको याद करके जाना है, इतना चीज़ आपकी दिमाग में होना चाहिए, तो आप किसी प्रकार इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। उत्तर तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन जो फैक्ट में बताएं उस चीज़ को याद किए रहिए और एग्जाम में लिख दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा IMP है, बहुत बार पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो देखिए उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर तो इतना ही लिखना है, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उत्तर लिखना है कि 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा, ठीक है, नियंत्रित राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है और विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। तो इस पॉइंट में क्या पूछा है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या चीज़ आपको याद करके इसमें जाना है। तो कह रहा है यहाँ पे 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर, मतलब जर्मन का एकीकरण कब हुआ, 1848 ईस्वी में।
ठीक है। 1848 ईस्वी में जर्मन सम्राट का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है। कह रहा है कि उस समय निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था और उस समय प्रसा के जो राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और उस समय जो प्रसा के मुख्यमंत्री थे कौन, ऑटो वन बिस्मार्क, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। इस प्रक्रिया का क्या उन्हें जनक माना जाता है। जो प्रक्रिया चल रही थी जर्मनी का एकीकरण बनाने का, तो इस प्रक्रिया का प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क जो है उनको क्या किया गया, जनक माना गया। और इस प्रक्रिया का जनक मानने के बाद विलियम प्रथम को, जो विलियम प्रथम है, विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो ये दोनों का नाम याद होना चाहिए, दोनों लोगों का। विलियम प्रथम क्या है, विलियम प्रथम जी का एकदम याद होना चाहिए कि विलियम प्रथम क्या थे। तो विलियम प्रथम को क्या किया गया, जर्मन का सम्राट, प्रथम सम्राट, क्या प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया। और ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रसा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में आना ही चाहिए। और एक यह 1848 में जर्मन संप्रदाय को विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर एक क्या गठन किया गया 1848 में। तो ये सारे टॉपिक आपको इतना याद होना चाहिए, तभी इस प्रश्न का उत्तर आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 3 भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। क्या बोला है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम कौन कौन है। तो देखिए फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न हैं। अब 2 परिणाम निम्न हैं, कौन कौन से 2 परिणाम निम्न हैं। तो पहला परिणाम है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। ये तो आपका पहला परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। अब ये दोनों परिणाम मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ, यही आपको नोट करना है। अब याद कैसे करना है, तो देखिए पहला क्या है, पहला परिणाम क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। कह रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ पे जो पुराने राजशाही आदेश थे जो लिखे थे कि मतलब नियम कानून पुराने जो थे उन पे वो आवाज़ उठाया और कहा कि नहीं, जो पुराने नियम हैं उन्हें नए नियम में बदला जाए, पुराने नियमों नहीं चलेंगे, नए नियम का पालन करना पड़ेगा, नए नियम यहाँ पे लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास के लिए यहाँ पे नए नियम बनाया जाए। ठीक है, यह पहला परिणाम था। और दूसरा क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। उन्होंने कहा कि उस समय जो फ्रांसीसी के लोग थे उनके बीच एक नया विचार उत्पन्न किया और इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एक नया यहाँ पे प्रणाली की शुरुआत किया और कह रहा है कि सबके लिए एक समान रूल होना चाहिए। ठीक है, एक नियम, सबके लिए एक समान नियम बनाया जाए ताकि उसमें कोई एक दूसरे से भेदभाव ना रखें, मतलब जो रूल है सबके लिए एक समान होना चाहिए। यह परिणाम था। तो 2 परिणाम मैंने बता दिया, दोनों परिणाम को आपको अपने तरीके से, नहीं तो ये इसको नोट करना ये, ठीक है, इसे नोट करके 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वही थॉट आपको लिख देना एग्जाम में, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो इसे याद करके जाना आप लोगों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो उत्तर कैसे लिखेंगे आप कि संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इटावली राज्यों को सर्वसम्मति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। देखिए, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में ही किया गया था। कैसा है कि इटली पूर्ण रूप से 1860 ईस्वी में क्या हो जाएगा, इटली का एकीकरण 1860 ईस्वी में कराया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इटावली की जो राज्य के सर्वसम्पत्ति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया, उन सभी लोगों को क्या किया, एक पिडमांट के साथ क्या किया गया, एकजुट कर
ठीक है। रोम सार्डिनिया का एक क्या बना दिया गया, उन सभी लोगों को हिस्सा बना दिया गया। और जब रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा सभी लोग बन गए तो इस तरह इटली का एकीकरण तब जाके किया गया 1871 ईस्वी में। तो इटली का एकीकरण कब हुआ है, तो 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है। लेकिन संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में ही की गई थी, लेकिन उस समय सभी राज्यों को यहाँ पे मिलाकर पिडमांट के साथ एकजुट कर रोम सार्डिनिया का हिस्सा बना दिया गया। और रोम सार्डिनिया का जब हिस्सा बना तब जाके 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 5वां। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में टोटल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से रीड कर अच्छे तरीके से सोच कर समझ कर तैयार करके जाना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ कर डेली वीडियोज़ आती हैं हमारे चैनल पे, अच्छे तरीके से उन वीडियोज़ को देखिए, समझिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।